आपने कभी जिमली किमली का लाइव शो देखा है? बड़ा ही अच्छा शो है। उस शो में एक सेक्शन है जहाँ पे वो रोड में जाते हैं और रैंडमली लोगों से क्वेश्चन करते हैं, कैन यू नेम दिस कंट्री, और वहाँ पे आते हैं सबसे अमेजिंग रिस्पॉन्स। Can you name a country on this map? Somebody does Africa? Nope. Can you name a country on this map? Asia or Africa? That's a continent. Can you name a country on this map? Mexico. It's right down here. Nope. That's No! God, please, no! 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 पर ऐसा है क्यों? अमेरिकन इतने इग्नोरेंट क्यों हैं? और आसान भाषा में कहे तो उन्हें इन सब चीजों से मतलब नहीं पड़ता। हालांकि ये सारे लोग एकदम चेरी पिक्ड होते हैं। अगर आप रैंडमली न्यूयॉर्क की सड़कों में जाएंगे और कैमरा दिखाएंगे तो आपको 3 बेवकूफ हमेशा मिल जाएंगे जो मानते हैं कि मून लैंडिंग फेक है। The moon landing was fake! But the question is why people give this stereotypical answer? एक लार्ज मार्जिन में बहुत सारे अमेरिकन लोगों को पता ही नहीं होता है कि बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है। But the major question is, but why Americans act like that? 40% अमेरिकन के पास पासपोर्ट है, 86% ब्रिटिशर्स के पास पासपोर्ट है और 67% फ्रांस के पास पासपोर्ट है। ये तो एक अच्छा फिगर है ना कि 46% अमेरिकन के पास पासपोर्ट है तो वो घूमते होंगे ना। In 1994 only 10% अमेरिकन हैव अ पासपोर्ट। पर 1964 के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये बहुत ही अच्छा फिगर होगा। पर उनके पास पासपोर्ट ये रीजन नहीं था कि वो बहुत ज्यादा घूमने जाते थे, क्योंकि 2009 में कनाडा और मैक्सिको ने अपने पासपोर्ट की पॉलिसी चेंज कर दी और अब अमेरिकन को भी 2009 के बाद से कनाडा और मैक्सिको घूमने के लिए या किसी भी कारण से जाने के लिए पासपोर्ट लगने लगा। तो हम कह सकते हैं कि मेजोरिटी ऑफ अमेरिकन ने धरती के इस हिस्से को छोड़ा ही नहीं है। और ये बात भी सच है कि अमेरिकन के पास वो सब कुछ है जहाँ लोग जाना चाहते हैं, जैसे ग्रासलैंड, स्नो, मेट्रो सिटी। फिर कोई बाहर क्यों जाएगा? फॉरेन कल्चर के लिए? एक्चुअली अमेरिकन को उससे भी फर्क नहीं पड़ता। मेजॉरिटी ऑफ लोग अमेरिका जाते हैं, अमेरिकन बाहर नहीं जाते। तो अगर आप हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी देखें अमेरिका की तो आपको 527 पोजीशन में जाके देखना होगा और वहाँ पे मूवी है क्राउचिंग टाइगर। उस लिस्ट में एकमात्र मूवी जो अमेरिकन नहीं है और ये मूवी नॉटी प्रोफेसर के नीचे है। और ना ही ग्लोबल अफेयर से मेजॉरिटी ऑफ अमेरिकन को फर्क पड़ता है, चाहे वो तालिबान का मुद्दा हो, चाहे वो क्लाइमेट चेंज का मुद्दा हो, चाहे वो एडम ड्राइवर का मुद्दा हो। Sorry. Oh, sorry. I'm trying to get you to say you're sorry. Right. Jesus Christ, you deeply weird, small thing. I'm sorry, Adam. I'm truly. 2009 में हाफ अमेरिकन को पता ही नहीं था कि बीजिंग में ओलंपिक हुए हैं। पर कार्डिशियंस फैमिली के बारे में अगर आप उनसे पूछोगे तो पूरे खानदान के बारे में बता देंगे। ये भी बता देंगे कि उनके बाप दादाओं ने किस प्रकार के जूते पहने थे और किस तरीके के वो कपड़े पहनते थे। पर सेम टाइम पे हम वो लोग थे नॉन अमेरिकन जिन्होंने अमेरिकन कल्चर को बहुत ज्यादा कंज्यूम किया। बहुत से इंडियंस को अमेरिकन पॉलिटिक्स के बारे में अमेरिकन से भी ज्यादा पता होता है। दुनिया में सिर्फ 2 ही कंट्री है जहाँ पे कोको कोला नहीं बिकता है। पर ये क्या है? पर इस बात से हैरानी भी नहीं होनी चाहिए कि साउथ अफ्रीका के लोगों को माइकल जैक्सन के बारे में पता है, पर अमेरिका के लोगों को ये भी नहीं पता कि साउथ अफ्रीका कहाँ है। पर अमेरिकन का एजुकेशन स्टैंडर्ड तो अच्छा खासा है, तो क्या ये सब चीजों के बारे में पढ़ते नहीं है? वर्ल्ड वॉर के बाद से 68% अमेरिकन न्यूज़पेपर कंज्यूम करते थे, जो उस समय का वन ऑफ द हाईएस्ट था। राइट नाउ ये 3rd हाईएस्ट है। पर न्यूज़पेपर को अमेरिकन ने अपने एडवांटेज के लिए यूज किया। 1948 में जब यूनाइटेड नेशन बना तो यूनाइटेड नेशन ने ड्राफ्ट किया एक लॉ, ह्यूमन राइट्स लॉ, जिसको फॉलो करने के लिए सभी कंट्री प्रतिबद्ध थे। पर इस ड्राफ्ट में चालाकी से ऐड कराया गया एक क्लॉ, Article 19. Everyone has a right to freedom of opinion and expression. This right is include the freedom to hold a opinion without interference and to seek and receive the impact of information of any idea through any media regardless of its fortune. और इस क्लॉ की मदद से यूएस completely एक level playing field बना रहा था। Anyone can buy any media from any country. और ग्लोबल मीडिया के सेंसरशिप को खत्म करना चाहता था। और ये सोच ये थी कि अगर लोगों को डिफरेंट ओपिनियन मिलता है और लोग डिफरेंट ओपिनियन देखते हैं और सुनते हैं तो नफरत फैलाने वाले ग्रुप किसी भी एक समुदाय के प्रति या एक रिलीजन के प्रति किसी भी प्रकार की कंसंट्रेटेड नफरत कभी नहीं फैला पाएंगे, जो एक तरीके का सभी अलायंस नेशन का मोटो था वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। फ्रीडम ऑफ स्पीच को यूनाइटेड नेशन अपना कोर वैल्यू मानता है और उसके अलायंस नेशन भी कुछ इसी प्रकार की बातों पर यकीन करते हैं। पर कुछ लोग जानते थे कि ये दुनिया एक परियों की दुनिया नहीं है और यूएस कोई महान और विनम्र राजा तो नहीं है।
जैसे S.A. बरेली जो इंडिया के डेलीगेट थे यूनाइटेड नेशन में, जिन्होंने यूएस के मोटिव पर क्वेश्चन उठाया। इफ यू बिलीव इन इक्वल एक्सेस ऑफ इन्फॉर्मेशन टू एवरीवन, देन शुड इट्स यू टू डिस्ट्रीब्यूट सम ऑफ योर मीडिया क्रिएटिंग कैपेसिटी लाइक डेवलपिंग नेशन लाइक इंडिया, सो एवरीवन कैन हैव ए सेम ग्राउंड फील्ड टू टोल्ड देयर स्टोरी। पर अमेरिका ने तो इसे इग्नोर किया, पर अंदर ही अंदर पता था कि इंडिया सही है, और उसे पता था कि जब कोई कंट्री अपने लिए न्यूज क्रिएट नहीं कर पाएगी या कवर नहीं कर पाएगी तो वो न्यूज खरीदेंगे किससे? वो अमेरिका से न्यूज खरीदेंगे, और वो न्यूज बाई करते थे लाइक एसोसिएट प्रेस। इस पर एक वीडियो निशांत राजपूत जी ने बहुत ही अच्छी बनाई है। मैं चाहूंगा कि आप उनका चैनल चेकआउट कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन पर है, और इस वीडियो को जरूर देखें, हाउ न्यूज इंडस्ट्री वर्क। तो हम बात कर रहे थे एसोसिएट प्रेस की न्यूज बेचने के बारे में, जो कि मीडिया कंपनी के प्रॉफिट के लिए तो अच्छा था, पर उस सबसे ज्यादा अच्छा था यूएस गवर्नमेंट के लिए। 1944 में एसोसिएट प्रेस ने 38 कंट्री को अपना न्यूज सेल किया, और 8 साल बाद 70 कंट्री को अपना न्यूज सेल किया। 1950 में लगभग ये डबल हो गया। 1950 में आधी से ज्यादा मूवी जो यूरोप में रिलीज होती थी वो अमेरिकन होती थी, और 49% मूवी जो ब्राजील और अर्जेंटीना में रिलीज होती थी वो भी अमेरिकन होती थी। और इसका सेंस भी बनता है, हॉलीवुड ने समय के साथ बहुत अचीवमेंट की है। उन्होंने वन ऑफ द बेस्ट मूवी दी है लाइक अवतार, एंड गेम, स्टार वॉर्स। पर उसमें मेजर फैक्टर ये बस नहीं था कि वहाँ के आर्टिस्ट मूवी बनाना अच्छा जानते हैं, एक और मेजर फैक्टर था वहाँ का बजट, जो कि बहुत ही ज्यादा था दूसरे कंट्री के कंपेयर में। वहीं एक तरफ वॉर में झुलसा हुआ यूरोप, फिलहाल में आजाद हुआ एक नया देश भारत, और न्यूक्लियर बम की ट्रेजेडी झेल रहा जापान। मोस्टली उस टाइम ये स्मॉल स्केल कॉमेडी मूवी ही क्रिएट करते थे, और उस समय की मोस्टली फेमस ब्रिटिश मूवी कॉमेडी मूवी ही होती थी। सेम गो फॉर जापान एंड इंडिया। हॉलीवुड ने यूरोप के लोगों की इमेजिनेशन तक को पकड़ लिया था। हॉलीवुड की एनिमेटेड मूवी यूरोप में सबसे ज्यादा चल रही थी, इवन यूरोपियन मूवी से भी ज्यादा। पर ये कोई वन वे स्ट्रीट थोड़ी ना है। अगर अमेरिका ने अच्छी मूवी बनाई तो क्या दुनिया ने उससे अच्छी मूवी नहीं बनाई? और ये कुछ नॉन अमेरिकन बेहतरीन मूवी के एग्जांपल है। तो अमेरिका के लोगों ने इन मूवीज को क्या नहीं देखा कभी? तो दुनिया हमेशा अमेरिकन मूवी ही क्यों देखती है? और अमेरिकन ने हमारी मूवी और हमारे कल्चर के बारे में क्या देखा? तो दुनिया हमेशा अमेरिकन मूवी ही क्यों देखी? एक तरफ यूएस में फ्रीडम ऑफ स्पीच तो थी, पर कंट्री में क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, उसे यूएस गवर्नमेंट बहुत ज्यादा रेगुलेट करती थी कोल्ड वॉर के समय में। फॉर एग्जाम्पल, किसी भी तरीके की कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी या किसी भी तरीके की कम्युनिस्ट किताबें पोस्ट ऑफिस में ही सीज कर ली जाती थी, स्पेशली बुक्स फ्रॉम यूएसएसआर। और अगर किसी तरीके का सोविनियर था तो उसे भी पकड़ लिया जाता था। और अगर कोई पैम्पलेट था जो गवर्नमेंट का विरोध करता था या कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को किसी भी तरीके से सपोर्ट करता था तो उसे भी बैन कर दिया जाता था। पर यूएस कोई नॉर्थ कोरिया तो है नहीं। हाँ, कुछ मूवी लगी है यूएस में और रिलीज भी हुई थी उस समय, और जो थोड़ी बहुत फॉरेन मूवी अमेरिका में लगती भी थी उसे अमेरिकनाइज कर दिया जाता था। उनके पोस्टर चेंज कर दिए जाते थे, और अगर थोड़ा बहुत कल्चर भी दिखाया जाता था तो उसे इतना ज्यादा एक्सोटिक बना दिया जाता था कि वो प्लास्टिक लगता था। भले ही बीटल्स एक ब्रिटिश म्यूजिक ग्रुप है, पर उनके गाने तब फेमस होना चालू हुए जब उन्होंने रॉक एंड रोल का अमेरिकन इन्फ्लुएंस अपने गानों में लाया। और ओपनहाइमर मूवी में भी आप देख सकते थे कि उसे बार बार कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी का समर्थक बताकर बार बार फंसाया जाता था। और मोस्टली जो मूवी जापान से इंपोर्ट की जाती थी वो समुराई वाली होती थी। उसमें या तो विलेज दिखाया जा रहा था या तो समुराई के बारे में बताया जा रहा था। जो मूवी थोड़ा बहुत भी मॉडर्न जापान को दिखाती थी वो मूवी अमेरिका कभी पहुंचती ही नहीं थी। बहुत ही रेयरली अमेरिका में रिलीज होती थी और बहुत ही कम शोज मिलते थे। और जो मूवी इंडिया से जाती थी मोस्टली उसमें गरीबी दिखाई जाती थी। हमारे अचीवमेंट्स के बारे में बनी हुई मूवी को भी इग्नोर कर दिया जाता था। और जो मूवी यूरोप से इंपोर्ट होती थी वो मोस्टली फ्रेंच मूवी होती थी, जिनके ब्यूटिफिकेशन को अमेरिकनाइज कर दिया जाता था, जहाँ पे मूवी फ्रांस की ना दिख के अमेरिका की दिखती थी। एंड दैट्स अ रीजन फ्रेंच पीपल समवॉट हेट। और इन सब का कारण था हेज कोड, द मॉडर्न पिक्चर प्रोडक्शन कोड के बीच में ये लाया गया था। 1934 से 1963 के बीच में ये लाया गया था। एक बिजार रूल जो आपको मोस्टली ब्लैक एंड व्हाइट अमेरिकन मूवी में दिखते हैं। अगर आप पुरानी ब्लैक एंड व्हाइट अमेरिकन मूवी देखेंगे तो आपको ये रूल्स का इम्प्लीमेंट होते हुए दिखेगा, जिसमें एक रूल ये भी था कि बैड गाय कभी एंड में जीतेंगे नहीं, और मोस्टली पुलिस आ जाएगी या तो उन्हें पकड़ने के लिए और या तो वो उन चीजों से मारे जाएंगे जिनके कारण वो खुद थे। और दूसरे कुछ अजीब रूल्स भी थे, लाइक न्यूडिटी, ब्लड शॉट, पॉइंटिंग अ गन इन अ सेम फ्रेम, kissing for longer than 3 seconds, interesting, interracial couple, you can't show a white people as a slave, criticism of religion, ये सब बैन थे। और यही कारण था कि यूरोप के बहुत सारे आर्टिस्टिक मूवी यूएसए में रिलीज ही नहीं हुए हैं।
क्योंकि वो बैन हो गए। 1968 में ये बिजार रूल को खत्म कर दिया गया और उसकी जगह एज रेटिंग वाला सिस्टम लाया गया, जहाँ पे मूवी डिस्ट्रीब्यूट होती थी एज फैक्टर के बेसिस पे। और जैसे ही बर्लिन की दीवार गिरती है तो इंसानियत एंट्री लेती है इंटरनेट के दौर पे, जहाँ पे www यानी वर्ल्ड वाइड वेब पे मोस्ट ऑफ द वेबसाइट्स अमेरिकन के द्वारा बनाई गई थी, अमेरिकन कंपनी के द्वारा ओन की जाती थी और अमेरिकन आइडिया के थ्रू ही आपको इन्फॉर्मेशन या न्यूज दिखाती थी। फिर हम एंट्री करते हैं 20वीं सदी में और ग्लोबल कल्चरल रिप्रेजेंटेशन का दौर चालू होता है, जहाँ से पिछले सदी के मुकाबले अमेरिकन मूवी में रिप्रेजेंटेशन बढ़ती है और अमेरिकन एक ग्लोबल कहानी बताना चालू करते हैं, जहाँ पे ग्लोबल मूवी का दौर चालू होता है और अमेरिकन इस दौर में सबसे ज्यादा ग्लोबल मूवी प्रोड्यूस करते हैं। पर ग्लोबल मूवी के नाम पर ग्लोबल कैरेक्टर्स नहीं दिखते हैं। जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं वो या तो अमेरिकन होते हैं या उनमें अमेरिकन पर्सपेक्टिव होता है। फॉर एग्जाम्पल द लास्ट समुराई में टॉम क्रूज एक व्हाइट गाय है जो 1870 में जापान में घूम रहा है। 7 ईयर ऑफ तिब्बत में भी अमेरिकन कैरेक्टर थे, इंडियाना जोन्स में भी अमेरिकन कैरेक्टर इजिप्ट में थे, द बॉर्न आइडेंटिटी में अमेरिकन कैरेक्टर फ्रांस में था, मामा मिया में पूरी मूवी में ग्रीक आइलैंड दिखाया गया है लेकिन एक ग्रीक का बंदा नहीं दिखाया गया है, डॉक्टर स्ट्रेंज में एंशिएंट वन अमेरिकन होती है। पर अब चीजें बदल रही है। अगर आप एकेडमी अवार्ड को देखें तो वहाँ पे मोस्टली फॉरेन मूवी की संख्या लगातार बढ़ रही है। और बात करें टिकटॉक, इंस्टाग्राम या यूट्यूब शॉर्ट्स की, राइट नाउ अमेरिकन दूसरे देशों में क्या हो रहा है उसे बहुत ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं। और हाल फिलहाल में म्यूजिक कंजप्शन को भी देखा जाए तो BTS का जैसे राइज होता है कोरिया से, पाकिस्तान और इंडिया के गाने मशहूर होते हैं थ्रू आउट वर्ल्ड में, RRR हिट होती है और ऑस्कर में एंट्री करती है और जीतती भी है। ये बात शो कर रहा है कि ये चीजें अब धीरे धीरे कम हो रही है। और 21वीं सेंचुरी में OTT का दौर चालू होता है और हमें मिलता है एक्सट्रीमली डाइवर्स कहानियां जो कि शानदार मूवी देती है, जैसे ब्लैक पैंथर दे रिप्रेजेंट ब्लैक पीपल एंड अफ्रीकन पीपल, शैंग-ची दे रिप्रेजेंट एशियन पीपल एंड द नमस्ते दे रिप्रेजेंट इंडियन पीपल। पर गुड रिप्रेजेंटेशन से एक्सट्रीम रिप्रेजेंटेशन के दौर में जाने के लिए हमें ज्यादा टाइम नहीं लगा। फोर्स रिप्रेजेंटेशन, रिनीमिंग ए व्हाइट पीपल, चेंजिंग ए ओरिजिन ऑफ स्टोरी टू शो ए समवन ब्लैक, इस टाइप के फोर्स रिप्रेजेंटेशन ने हॉलीवुड को फिर से लड़खड़ाने के लिए मजबूर कर दिया और इसके कारण हमें देखने मिलती है बहुत सारी मूवी जो कि बैन होती है दूसरे कंट्रीज में। लाइक बारबी बैन होती है अल्जेरिया में ड्यू टू इट्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ होमोसेक्सुअलिटी, स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स बैन होती है UAE में बिकॉज दे शो ए प्राइड फ्लैग इन ग्वेन्स रूम, इटर्नल्स बैन होती है पूरे कतर और कुवैत में बिकॉज दे शो ए 2 होमोसेक्सुअल कपल किसिंग ईच अदर, और कॉल मी बाय योर नेम बैन होती है चाइना में फॉर द सेम रीजन। और हाँ, यहाँ पे मैं बैन को किसी भी वे में सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, पर ये शो करता है कि दुनिया अब अमेरिकन पर्सपेक्टिव से कहानियां सुन के और देख के बहुत थक चुकी है। इवन अमेरिकन भी थक चुके हैं वही स्टीरियोटाइप को बार बार स्क्रीन में देख के। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि अमेरिकन आर रियली स्टूपिड इन सम वे? नहीं। देखो, आर्ट इन्फ्लुएंस करती है सोसाइटी को और सोसाइटी इन्फ्लुएंस करती है आर्ट को। जिस तरीके की सोसाइटी अमेरिकन ने क्रिएट की थी उस तरीके का आर्ट उन्हें मिला। अमेरिकन की सोसाइटी इस तरीके से क्रिएट हुई थी कि उन्हें फर्क नहीं पड़ता था कि दुनिया में क्या हो रहा है, उनके लिए वो बेस्ट थे। दैट्स वाई उन्हें उस तरीके का आर्ट मिला। लेकिन समय के साथ चीजें ठीक हो रही है, आज चीजें बेहतर होते जा रही है और समय के साथ सही रिप्रेजेंटेशन सामने आएगा। और रिप्रेजेंटेशन जब भी फोर्स्ड होगा तो वही लोग उसे कॉल आउट कर देंगे जिनके लिए वो रिप्रेजेंट किया गया था। नो वन लाइक ए फोर्स्ड रिप्रेजेंटेशन, नो वन लाइक टू चेंज देयर कल्चरल फिनोमेना, नो वन लाइक टू चेंज द ओरिजिन ऑफ ग्रेट स्टोरी बिकॉज एट द एंड एवरीवन वॉइस मैटर। और अगर आपको इस टाइप की इंफोटेनमेंट वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें मेरे चैनल को, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें जो आपको पसंद आया और वो भी कमेंट करें जो आपको पसंद नहीं आया। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैंने एक ओपनहाइमर के ऊपर भी वीडियो बनाई है और पायरेसी के ऊपर भी, तो डू चेक आउट बिकॉज वी लिव इन द एरा ऑफ सुपर सागा।